2003 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा। मिर्ज़ापुर जिले का। जी, मिर्ज़ापुर जिले का। उस समय सोनभद्र अलग हो चुका था, तो मिर्ज़ापुर जिले का अध्यक्ष रहा मैं। फिर 2007 में मुझे पार्टी ने मझवा विधानसभा से टिकट दिया। उम्मीदवार बनाया था। तो उस समय चूंकि पार्टी का थोड़ा सा माहौल पार्टी के अनुकूल नहीं था, फिर भी मुझे कुल लगभग 29,000 वोट मिले थे और मैं उस चुनाव में तीसरा नंबर रहा मेरा, तीसरे स्थान पर मैं रहा। जीता कौन था? बहुजन। बहुजन के रमेश बिंदु विधायक जीते थे और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के शिवशंकर यादव जी थे। मेरा तीसरा स्थान रहा और लगभग 29,000 के आसपास मुझे वोट, 28,000 समथिंग वोट मुझे मिले थे। और उसके बाद में फिर कई साल तक मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और बस इस समय भी मैं अपने यहाँ एक रचना होती है प्रांतीय परिषद, तो मैं इस समय मिर्ज़ापुर से प्रांतीय परिषद का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रांतीय परिषद का। यही दायित्व मेरे पास रहा है। कितने साल हो गए आपको जनसंघ से जुड़े हुए? मतलब अभी कितने साल उम्र रहोगे? अब देखिए, जहाँ तक जनसंघ की बात है तो हम लोग जब मतदाता बनने की उम्र हुई 18 साल, तो हाँ, तो लगभग जनसंघ तो सन 77 में समाप्त हो गया। 75 में इमरजेंसी लगी थी और 77 में जनसंघ विलीन हो गया जनता पार्टी में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनसंघ के नाम से तो मैं कार्यकर्ता नहीं रहा जनसंघ का। आरएसएस। हाँ, आरएसएस से जुड़ा रहा, आरएसएस का जुड़ाव रहा और अब विद्यार्थी जीवन से ही हम लोग रहे हैं उसके साथ। अच्छा। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। दायित्व नहीं रहा मेरे पास कोई, और मैं शुद्ध रूप से पेशे से किसान था, अपनी खेती बाड़ी करता था। तो मेरा प्रत्यक्ष दायित्व जो मिला वो विश्व हिंदू परिषद का रहा। मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ही ज़्यादा सक्रिय हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व। फिर उसके बाद तो जो पार्टी ने अपना प्रोजेक्ट वर्क दिया, अब मैं सोनभद्र जिले में आपके 6 साल तक प्रभारी रहा संगठन का। 3 साल तक मैं चंदौली जिले में प्रभारी रहा, जब वहाँ सुरेंद्र सिंह जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। और फिर 3 साल मैं प्रयाग जिले का प्रभारी था। उसमें प्रयाग गंगा पार जमुना पार दोनों जिला मिला करके एक था। जनार्दन मिश्र जी वहाँ के अध्यक्ष थे। फिर जो और प्रोजेक्ट वाले जो चुनाव के काम आए, अब जैसे 2019 के चुनाव में मुझे रावटसुनी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था। अब इधर थोड़ी समस्या है मेरे पास कि इस लोकसभा के चुनाव में मैं बहुत सक्रिय नहीं रह पाया था। उसके पीछे कारण ये था कि मुझे थोड़ा सा कुछ लिम्बर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो पार्टी के सामने प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि देखिए, इस समय चलने फिरने में मुझे दिक्कत हो रही है और जितना काम करना चाहिए उतना मैं काम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए इस चुनाव में मैं शायद कोई जिम्मेदारी लेकर के काम नहीं कर पाऊंगा। अब बाकी तो है पार्टी के हैं, अब जीना यहाँ मरना यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो और अपने जीवन में किसी दूसरे की कल्पना नहीं है, इसलिए जब तक सांस चलेगी तब तक जितना भी सामर्थ्य रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। यही स्थिति है। चलिए, एक सवाल हम पूछे थे आपसे कि राजनाथ सिंह, मैंने पहले से कहा है आपसे कि राजनाथ सिंह आपके समकक्ष रहे हैं, आपके साथ में पले बड़े हैं, मतलब एक साथ खाना खाए हैं, थाली में आप लोग एक साथ रहे होंगे, एक कमरे में रुके होंगे, कभी आप लोग जनसंघ के काम से बाहर जाते रहे होंगे, उनके साथ आपका दौरा रहता होगा, एक साथ बैठे होंगे, उठे होंगे, चाय पिए होंगे और बिना खाए भी उस समय ज़माने में मैं सुनता था कि उस ज़माने में लोग बिना खाए भी जनसंघ के काम में या संघ के काम में, विहिप के काम में लोग जाते थे। तो राजनाथ सिंह कैसे इतने आगे बढ़ गए और अन्य लोग उनके साथ जो थे, मिर्ज़ापुर हो, सोनभद्र, चंदौली हो, तो उनके साथ जो थे वो लोग क्यों इतने पीछे रह गए कि आज अगर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली की बात करें तो शायद राजनाथ सिंह को छोड़कर कोई उतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में उतना हाई लेवल पर पहुंच नहीं पाया। तो मैंने सबसे पहले कहा है आपसे कि एक लेख मैंने पढ़ा था 10-12 साल पहले, दैनिक जागरण साथ था या अमर उजाला था, उसमें एक लेख था कि घटती गई पार्टी बढ़ते गए राजनाथ सिंह, घटती गई बीजेपी बढ़ते गए राजनाथ सिंह। थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए कि राजनाथ सिंह बढ़ते क्यों चले गए, जबकि उनके पास दायित्व था, उनके कार्यकाल में उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी यूपी में या फिर सेंट्रल में, तो कैसे बढ़ते चले गए और घटती क्यों गई बीजेपी? इस पर क्या प्रकाश डालिए, समझाइए हम लोगों को, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं,
पले बड़े हैं और एक साथ थाली में खाना खाए हैं, सोए हैं, उठे हैं, बैठे हैं। राजनाथ सिंह आज यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े चेहरे माने जाते हैं। और मैं समझता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी को प्रमोट किया गया यूपी क्या नाम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उनकी ही देन थी। आडवाणी भी साथ विरोध में थे। मैं अंदर की बात तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि आडवाणी भी विरोध में थे, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया नरेंद्र मोदी जी को, और गुजरात से लेकर उनके यहाँ बुलाया कि आप प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं या प्रधानमंत्री बनाए। तो उनके पास इतना बड़ा दायित्व था, उसके बाद घटती गई बीजेपी, बढ़ते गया राजनीति। तो प्रकाश डालिए। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हम सबके नेता हैं। माननीय राजनाथ जी हम लोगों से 5-6 साल उम्र में अधिक हैं मुझसे। और मैं जब केवी कॉलेज में मिर्ज़ापुर में पढ़ता था तो उस समय वह केवी कॉलेज में प्रोफेसर हो चुके थे। उनकी शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर से ही हुई थी। केवी कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया था और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से जाकर के उन्होंने एमएससी किया था और बाद में इसी केवी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। तो वो उसमें टीचर थे और हम लोग वहाँ विद्यार्थी थे। ये बात ठीक है कि चूंकि विचारधारा एक थी, संगठन एक थी, संगठन से लगाव जुड़ाव एक साथ था, तो उनके साथ वो हमारे नेता थे, उनके साथ जूनियर बन करके काम करने का हम लोगों को अवसर मिला। ये भी सही है कि उनके दायित्व तो उस समय जब सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना, विश्व हिंदू परिषद में मैं काम कर रहा था, उस समय प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। तो राजनाथ जी, मुझे ध्यान है कि मिर्ज़ापुर के जिला अध्यक्ष रहे। राजनाथ जी मिर्ज़ापुर नगर से विधायक रहे। माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री रहे। माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिर राजनाथ जी राष्ट्रीय महामंत्री हुए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, फिर उपाध्यक्ष हुए। यानी कुल पूरा उनका जो जीवन रहा वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति समर्पित रहा। और साथ में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन हर किसी की ग्रेविटी अलग अलग होती है। और राजनाथ सिंह जी की जो उनकी सकारात्मक सोच है उसी ने उनका साथ दिया है और इसी कारण से प्रभु की उनके ऊपर कृपा रही है और आगे बढ़े हैं। ये बात को आपको मानते हैं ना कि प्रभु की कृपा रही है उनके ऊपर? बिना प्रभु की कृपा के तो यहाँ इस सृष्टि में हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो सनातन परंपरा हमारी कहती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता और व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसके प्रारब्ध से प्राप्त होता है। हमको आपको जो कोई रूप, रंग, धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान जो कुछ भी मिला है वो सबको प्रारब्ध से मिला है। हमारे इस जन्म की कमाई थोड़े है वो, हमारा जो प्रारब्ध का हमारा बैलेंस है। राजनाथ जी इस जन्म में भी पॉजिटिव सकारात्मक काम करने वाले व्यक्ति हैं समाज के लिए और भगवान ने उनका प्रारब्ध भी अच्छा रहा होगा, उसके नाते वो आज उत्तरोत्तर बढ़ते गए। और हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच से काम करके हम जिनके साथ काम किए हैं और हम लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को बाई फेस बाई नेम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। कोई बात होती है तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात न है हम जैसे कार्यकर्ता के लिए। जब यूपी के एक बार सीएम भी रह चुके हैं राजनाथ सिंह, कितने कौन से सन था वो? राजनाथ जी उत्तर प्रदेश में हुए थे 2001 के लास्ट में। अच्छा। हाँ, 2002 में वो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था तो 2001 में हुए थे वो सीएम। राम प्रकाश गुप्ता जी के इस्तीफे के बाद में राजनाथ जी बने थे, उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव हुआ था 2002 का। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों का जो तारतम्य था, जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार था या सीनियर जूनियर की, मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कार्यकर्ताओं के लिए उनके मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। आप लोगों से कोई तारतम्य बातचीत या? बिल्कुल होता था। जब हम लोग मिलना चाहते थे जाकर के मुख्यमंत्री आवास पर उनसे अपने क्षेत्र की समस्या, अपनी बातें कहते थे। और जब भी कोई कार्यकर्ता, मैंने तो महसूस किया है, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो जब भी किसी कार्यकर्ता की कोई तकलीफ हुई, नाराजगी हुई, भाई संगठन में भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते समय बहुत सारे लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तो जब वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति कभी कभी नहीं होती तो व्यक्ति कुंठित होता है, निराश होता है जा करके, और जिसको अपना समझता है उसके सामने अपनी थोड़ी सी आक्रोश व्यक्त करता है। तो राजनाथ जी ने हमेशा सबको यही कहा है कि देखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा और आप लोग पार्टी का काम करते रहो। राजनाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता एक है कि मैंने जो उनके जीवन भर का अनुभव मैंने किया कि आप राजनाथ जी को चाहे जितना बुरा भला कहो, लेकिन राजनाथ जी ने अपनी जबान से कभी किसी कार्यकर्ता की, कभी अपने समकक्षी नेता की, कार्यकर्ता की आलोचना मैंने उनके मुंह से नहीं सुनी है।
कि उन्होंने कभी किसी की आलोचना की हो। और जब कभी किसी ने कहा होगा तो उन्होंने एक ही बात कहा हुआ, भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उनका धैर्य, उनका समर्पण विचारधारा के प्रति और उनका संघर्ष ही उनको ऊंचाई पर ले गया, यही मैं कह सकता हूँ। आडवाणी के बारे में क्या कहेंगे? एल के आडवाणी इस समय एक समय था आडवाणी जी का कि देश की हैं 3 धरोहर, अटल आडवाणी और मुरली मनोहर, अटल आडवाणी मुरली मनोहर, उसके बारे में क्या कहेंगे? साइड लाइन क्यों कर दिया गया? आपकी पार्टी ने साइड लाइन क्यों किया? देखिए, बड़ा एलिगेशन लगता है समाज में, आप घूमेंगे तो आडवाणी को कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। और एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास शर्मा, वो कहते हैं कि जो इनकी स्थिति है आज मोदी की वजह से है। तो क्या इस पर मतलब क्या आपकी क्या सोच है क्योंकि आप पुराने ज़माने से जनसंघ से जुड़े हैं। यह जितनी भी बातें आपने कही हैं माननीय आडवाणी जी के प्रति, एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता माननीय आडवाणी जी का समर्थक नहीं है, बल्कि आडवाणी जी का आराधक है। हम आडवाणी जी की पूजा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आडवाणी जी इस राजनीतिक परिदृश्य में आज भी एक मॉडल हैं। आडवाणी जी जैसा कोई नहीं है। और आडवाणी जी को साइड करने का सवाल तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। ये तो सब केवल मीडिया और विरोधियों के द्वारा उड़ाई गवा है। देखिए, हमेशा के होता क्या है, एक समय होता है हर व्यक्ति के जीवन का। अब आप कल्पना करिए, आज आडवाणी जी की आयु 97 साल की है। अभी उनका 97वां साल उनका जन्मदिन मनाया गया है। और आज आडवाणी जी आज के 10 वर्ष पहले 87 साल के थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने, हिंदुस्तान के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां थी, एक 87 साल का बुजुर्ग वह आदर्श हमको आशीर्वाद तो दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन वह चुनौतियां स्वीकार करने की स्थिति में उनका स्वास्थ्य नहीं था, उनकी उम्र नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, आडवाणी जी भी एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। आडवाणी जी ने देश के लिए अपने को समर्पित किया। आडवाणी जी संघ के प्रचारक रहे। आडवाणी जी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रह करके उन्होंने पार्टी की सेवा की, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, देश को आगे ले जाने का काम किया। तो आडवाणी जी कभी पदलोलुप व्यक्ति नहीं रहे हैं। और हमेशा पार्टी की विचारधारा रहती है कि एक सेकेंड लाइन आनी चाहिए। मोदी जी उस समय उभरते हुए नेता थे, नौजवान थे। आज मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। हम आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर का, हमारे घर परिवार में बाबा दादा हैं, तो क्या वो 87 साल काम करेंगे? ये तो हर घर की एक कहानी है। आप भी कह सकते हैं, हमारे घर पर भी कोई सकता है, हमारे घर में बाप दादा हमारे अगर 87 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तो घर का मालिकाना हक बेटे के हाथ में चला आता है, तो कह दिया जाए कि बाप को किनारे कर दिया गया। ये तो फालतू की बातें हैं, इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। मोदी की उम्र कितनी? सुन, मोदी जी, जहां तक सवाल है, मोदी जी आडवाणी जी के गढ़े हुए हैं, आडवाणी जी के द्वारा बनाए हुए हैं। और मोदी जी भी आडवाणी जी के प्रति वही निष्ठा, वही श्रद्धा, वही भाव रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आडवाणी जी के प्रति रखता है। और अब जहां तक आपने कुमार विश्वास का नाम लिया, अब कुमार विश्वास हैं ये कवि जो होते हैं, हास्य कवि होते हैं, तो ये कवि लोग तो सबका मजाक उड़ाना, ये तो उनकी रोजी है। अगर वो किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी पर, कुमार विश्वास का कवि सम्मेलन में आपने कविताएं सुनी है? वो 25 मिनट का तो भाषण देते हैं और 4 लाइन की कविता सुनाते हैं, और लाखों में उनकी फीस होती है। तो इसी बात का ये विदूषक हैं ये लोग। कोई मैं इनको कहूं कि हमारे मार्गदर्शक हैं, समाज के अगुआ हैं, ऐसा नहीं है। मनोरंजन करना उनका काम है। जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो बातें वो बोलते हैं, वो उनकी कोई सोच नहीं है। इसलिए किसी कवि कुमार विश्वास या और किसी का इसमें कहीं मानक का सवाल नहीं खड़ा होता कि उन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कह दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आडवाणी जी न साइड थे न साइड हैं, और न कभी आडवाणी जी को साइड करने की कोई कल्पना दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन का एक उत्तरार्ध होता है, आयु किसी को नहीं छोड़ती। अब एक समय था, आडवाणी जी 87 साल के थे, आज 97 साल के हैं। आज आडवाणी जी को चलने फिरने में किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये तो उम्र तो किसी को नहीं छोड़ता भाई। आडवाणी जी के साथ भी रहा है, अटल जी के भी साथ रहा। अब आप कहेंगे कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे,
अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, 2000 चुनाव के बाद में राजनीतिक परिदृश्य से वो सक्रिय नहीं रह गए थे। अब तमाम लोग कहेंगे कि अटल जी को साइड कर दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, संभव कहाँ है। लेकिन स्वास्थ्य और उम्र किसी को नहीं बख्शती, हमको आपको भी नहीं छोड़ने वाली। मैंने अभी तक अपना परिचय बताया ना कि मैं विभिन्न दायित्वों पर काम किया, छोटा कार्यकर्ता हूं मैं। लेकिन आज अभी अब तो मैं कुछ नहीं हूं, अभी तो मैं नियर अबाउट 68-70, अभी 70 भी नहीं हुआ हूं। लेकिन अभी से मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि अब वो स्टेमिना मेरे अंदर नहीं रही, अब वो मेरे अंदर वो क्षमता नहीं रही है कि मैं पार्टी के लिए उतनी ईमानदारी से उतनी भाग दौड़ कर सकूं जितनी आज आवश्यकता है। तो हमको तो साइड होना पड़ेगा भाई, रास्ता तो छोड़ना पड़ेगा। वही बात आडवाणी जी के साथ हुआ। आडवाणी जी को साइड करने वाली बात कोरी भ्रम है और अफवाह, और ये तमाशा के सिवा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आडवाणी जी को एक बार मीडिया पर एलिगेशन लगा भी रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आडवाणी जी को मतलब राष्ट्रपति तो बना सकते थे, एक बार रामनाथ कोविंद को बनाए, फिर द्रौपदी मुर्मू को बनाए, राष्ट्रपति बना के सकते थे, जिनको ये भी पद नहीं दिया गया उनको। समस्या ये थी, मीडिया में बात ये चली थी, अखबारों में बात ये चली थी, और अन्य पार्टियों में बात यही चली थी, जो कुमार विश्वास शर्मा की बात बोले, हम भी बोले, आप भी बोले, कि ये लोग जो मतलब जो कहते हैं वो सही सही नहीं कहते, लेकिन राष्ट्रपति तो बना सकते थे उनको। देखिए, ये हमारी आपकी भावना है और आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। देश के करोड़ों लोगों की यह भावना थी कि आडवाणी जी को बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में तमाम फैसले होते हैं और हर फैसले के लिए एक सवाल खड़ा किया जा सकता है कि इनको बना दिया गया, इनको क्यों नहीं बना दिया गया। यह सवाल तो हमेशा खड़ा होता रहेगा। बनेगा तो कोई एक, राष्ट्रपति तो कोई देश का एक ही होगा। दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना करके। तो यह भी तो आडवाणी जी की भी तो वही विचारधारा है कि हम समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे ले आए, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को आगे ले आए। इसमें तो आडवाणी जी को प्रसन्नता हुई है। आडवाणी जी को विभिन्न पदों पर हैं। अब आडवाणी जी, मैंने पहले ही आपसे एक बात कही कि आडवाणी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह शख्सियत हैं कि पद उनके सामने छोटा है, पद का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। आडवाणी जी हिंदुस्तान में अब कैसे कोई ऐसा पद नहीं है जो आडवाणी जी से उससे सुशोभित हो, आडवाणी जी से वह पद सुशोभित होता है। यही कह सकता हूं आडवाणी जी के बारे में मैं। अब चलिए इस थोड़ा सा हम इधर बात करते हैं, हटाते हैं इस लाइन को, क्योंकि आप पुराने जनसंघ के और विहिप के संघ कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो इस पर थोड़ा सा जानकारी अधिक दिए। हमको ये बताइए, जैसे विधानसभा चुनाव है 10 जो है विधानसभा में होने वाले हैं, उसमें आपकी पार्टी की गाइडलाइन क्या है, साइड लाइन क्या है। मैं कल एक कांग्रेस के लीडर थे धीरेश कुमार पांडे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो तमाम एलिगेशन आपकी पार्टी पर उन्होंने लगाए। बहरहाल उसकी बात वहीं छोड़ते हैं। आपकी जो महंगाई है और जो डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, तमाम तरह की बातें आपके पार्टी के ऊपर लगाई जाती है, एलिगेशन लगाया जाता है विपक्षियों के द्वारा, और शायद जनता भुक्तभोगी भी हो सकती है, क्योंकि महंगाई चरम पे। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता। इसलिए मैं नहीं मानता कि हर क्षेत्र में हमारी अर्निंग बढ़ती है। महंगाई अगर एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि महंगाई, जब हम विकास के रास्ते पर चलते हैं तो कर्ज भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। और या तो पर आप कुएं का मेढक बन करके बैठे रहो, अपना विकास मत करो, अपने बारे में मत सोचो। हम किसान हैं, हमको एक ट्रैक्टर खरीदना होगा। ट्रैक्टर खरीदना होगा तो हम बैंक से फाइनेंस करवा लेंगे। जब हम बैंक से फाइनेंस करवा करके ट्रैक्टर ले आएंगे तो कोई यह भी कह सकता है कि तो इतना रुपए का कर्जदार हो गए। लेकिन हमने एक विकास भी किया है। महंगाई, जब हम विकास दर आगे हमारा बढ़ता है, उसके सापेक्ष 2%, 3%, 4% महंगाई बढ़ती है। यही कारण है, आप किसी जमाने में सैलरी देख लीजिए सरकारी कर्मचारियों की, तो सैलरी कितनी थी? कभी 5,000, 7,000, 8,000। यही अध्यापक लोग थे। अध्यापकों की सैलरी 6वां वेतन, 5वां वेतन कमीशन, 6वां पे कमीशन लागू होने से पहले 12-15 हज़ार, 20,000 रुपये थी। आज एक अध्यापक की, प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी जो है वो 50,000 के लगभग हो गई है, कम से कम। आज लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए कमाने तक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। तो भाई हमारी अर्न बनी, उसकी चर्चा नहीं होती। अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, क्रय शक्ति के बढ़ी, तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है, उसके सापेक्ष विकास के क्रम में 2-4% महंगाई भी बढ़ती रहती है। और किसी चीज की महंगाई होती है, कोई वस्तु सस्ती होती है, ये उतार चढ़ाव, डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत है। अब जैसे आपकी मीडिया है, कई वस्तुओं की, अब बट नेचुरल है कि ये प्याज का सीजन नहीं है हमारे क्षेत्र में,
तो प्याज का सीजन है, प्याज आज 40 रुपया किलो हो गया है, गांव में मिल रहा है, तो आज प्याज की महंगाई की बात की जाती है। लेकिन यह भी दिन आता है कि कभी प्याज किसान फेंक देता है, सड़ने लगती है उसके प्याज, कोई पूछता नहीं, तो सस्ता हो जाता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अभी टमाटर का सीजन आएगा, अभी टमाटर महंगा है, अभी आगे चल के टमाटर, हमारे इलाके में टमाटर खूब पैदा होता है, 5 रुपए किलो भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसमें टमाटर सस्ता है, इसकी चर्चा नहीं होती। तो देखिए ये सब कोई मतलब विषय नहीं है कि महंगाई नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि महंगाई है। एक मिनट सर, जैसे टमाटर की बात बोले आप, प्याज की बात बोले, टमाटर प्याज रोजमर्रा की खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, लेकिन डीजल अगर 60 रुपये था 100 रुपये हो गया तो घटता नहीं है। डीजल अगर किसी कपड़े का दाम 100 रुपये था, उसका 500 रुपये हो गया तो घटता नहीं है। अगर हम सर्फ एक्सेल निरमा खरीदने जाते हैं, उसका क्वांटिटी घट जाती है और जो है महंगाई बढ़ जाती है, उस पर एमआरपी बढ़ जाती है तो घटता नहीं है। चाहे 20 साल बाद आप लेंगे, महंगाई बढ़ेगी ही, उस पर घटना नहीं है। और टमाटर प्याज जो है घटता रहता है मौके मौके पर। मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़े की बात आपने कही कि कपड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है। जब कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर की तनख्वाह बढ़ेगी तो उसकी लागत बढ़ेगी कपड़े की। जब किसान के कपास की मूल्य बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी कपड़े की। तो कपास का मूल्य ज्यादा होगा और मजदूर की तनख्वाह ज्यादा होगी, तो आप समझते हैं कि उसी मूल्य पर मिलेगा तो क्या कपड़ा मिल घाटे में बंद हो जाए? उस मिल को चलना, देखिए, तो लागत चलेगी कि नहीं चलेगी? आप जब लागत कास्ट हमारी बढ़ेगी, और लागत कहां से बढ़ेगी? लागत तब बढ़ेगी कि जब हमारी मजदूरी बढ़ेगी, हम जो कच्चा माल खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ेगी। तो उसके नाते से जब लागत हमारी बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई में तो कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अब आप उसको अपेक्षा रखते हैं कि हम आज सैलरी तो आज की दें और रेट अगर उपभोक्ता को कपड़ा मिले आज के 25 साल पुराने रेट पर, कैसे संभव है? दूसरी बात, अब आप डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो डीजल पेट्रोल पहली बात कि अपने देश में नहीं होता। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल में आप एक सवाल खड़ा कर सकते हैं, मैं आपकी तरफ से ही कह रहा हूं, आप ही का सवाल जो आगे आने वाला है, कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, कच्चे तेल की कीमत घटी तो हमारे यहां घटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं घटी। कारण क्या है? कारण यह है कि जब मनमोहन सिंह साहब थे, देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए 2 की सरकार थी, तो उस समय की स्थिति ऐसी आई थी कि डीजल पेट्रोल बेलगाम हो रहे थे। तो इन्होंने अपनी सरकार को लोकप्रिय बनाने के लिए डीजल पेट्रोल का कीमत नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने तेल कंपनियों को बॉन्ड जारी कर दिया कि आपका जो घाटा हो रहा है, सरकार आपको गारंटी दे रही है, बॉन्ड जारी कर दे रही है, इसको समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। आज गवर्नमेंट आपको भुगतान नहीं करेगी। वह बॉन्ड मैच्योर हुआ और मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। आज मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की जब सरकार आई तो अगले ने, पिछली सरकार ने अगर किसी का बॉन्ड जारी किया है, किसी से कोई शर्त दिया है, कोई अनुबंध किया हुआ है कि आपको हम इतना भुगतान करेंगे, तो मैं ब्याज, जो ब्याज हमने बॉन्ड उस समय की सरकार ने जारी किया था, उसका ब्याज सहित जो अमाउंट है उसको भी तो वापस करना है। तो वापस कौन करेगा? तो तेल कंपनियों को जो पैसा वापस किया जाएगा। तेल कंपनियां घाटे में उस समय तेल हमको बेची हैं, उपभोक्ताओं को दी है मेरे कहने पर, और हमने कहा कि आपके इस घाटे की भरपाई हमारी सरकार करेगी। तो आज उसकी जब मैच्योरिटी हो गई तो भरपाई तो हमको करनी होगी। तो ये सस्ता तो जरूर मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लेकिन एक जो कर्ज हमारे पीछे छोड़ करके गई हमारी पिछली सरकार, उसका भी तो भुगतान करना था। उसका भुगतान कहां से होगा? आप बताइए, कौन सा बजट, रक्षा बजट काट करके पेट्रोलियम का भुगतान कर दिया जाता? कौन सा निर्माण कार्य का कौन सा क्षेत्र कटौती काट करके और वहां से भुगतान किया जाता? तो इसके नाते जो उसके सापेक्ष जो घटी, उसके सापेक्ष हमने मैं भी स्वीकार कर सकता हूं कि आप लोगों की जो डीजल और पेट्रोल की जो सवाल खड़ा होता है महंगाई का, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घटने के सापेक्ष कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न घटने के पीछे कारण यह है कि उस बॉन्ड के भुगतान की जिम्मेदारी भी मोदी सरकार के सर पर आई। इसके नाते डीजल पेट्रोल की कीमतें जो रही वो अपेक्षित रूप से घटी नहीं है। बस इतना मैं कह सकता हूं, अन्यथा कोई महंगाई नहीं है। और जब आज तमाम क्षेत्र के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, सामरिक महत्व से हमारी जितनी भी सेनाएं आज मजबूत हैं, हम जितने भी आयुध खरीद रहे हैं, शस्त्र खरीद रहे हैं, जितने भी नए नए विकास हम कर रहे हैं, आज सीमाएं हमारी सुरक्षित हो रही हैं। धन चाहिए कि नहीं चाहिए? कहां से आएगा? कहां से धन आएगा? हमारे आपके बीच से ही जाएगा, हमारे आपके टैक्स से आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम सभी लोग ना बियर करेंगे।
इसके नाते से एक पर्टिकुलर डीजल और पेट्रोल की बात नहीं है, हर क्षेत्र का असर इसी नाते से पड़ता है। हम किसान हैं, हम किसान इस पर नहीं बोलते। हमको खूब याद है कि हमारे बचपन में हम लोग 1 कुंटल धान बेचते थे तो 15 रुपया मिलता था। पिताजी 1 कुंटल धान बेचते थे, 15 रुपया मिलता था। आज 1 कुंटल धान बेचता हूं तो 2285 रुपया मिलता है। हम कभी नहीं कहेंगे, हम कहते हैं क्या कि धान महंगा हो गया, ना बोलते ना। हमारी खाद महंगी हो गई हम चिल्लाते हैं, डीजल महंगा हो गया हम चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा धान महंगा हो गया नहीं चिल्लाते, बिल्कुल नहीं बोलते। उसके सापेक्ष अगर आज को कोई उपभोक्ता कहे, खरीद कर खाने वाला जो उपभोक्ता है वो कहे कि धान चावल तो बहुत महंगा हो गया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल आप हमको बताइए, गांव के रहने वाले हैं आप, आपके घर में भी खेती बाड़ी होती होगी, आपको क्या लगता है धान गेहूं को पर्याप्त कीमत मिल रही है किसान को? नहीं, हमको नहीं लगता। मतलब हम सुनते हैं गांव घर में भी कि उस अनुसार जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से धान चावल की महंगाई नहीं बढ़ी, महंगा नहीं हुआ। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? किसान असंतुष्ट है ना कि उसकी कीमत नहीं बढ़ी? असंतुष्ट है ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर सरकार आज धान की कीमत 2500 रुपया कर दे या चावल की कीमत बढ़ा करके 3000 4000 रुपया कर दे, तो जो खरीद के खाने वाला वर्ग है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सस्ता है, वो कहेगा कि महंगाई तो आसमान पर है, कमर तोड़ दे रही है। तो ये दोनों सापेक्ष हैं। एक जगह प्रोड्यूसर जो है उसको अगर जिंदा रखना है, यानी किसान को जिंदा रखना है कि किसान गेहूं और धान पैदा करता रहे, तभी तो उपभोक्ता को मिलेगा। तो उसको भी एक बीच का रास्ता निकाल करके एक बैलेंसिंग प्राइस तय की जाती है कि 100 रुपये कुंटल किसान की अपेक्षा है कि हमको 100 रुपये कुंटल और चाहिए, 100 रुपया कुंटल उसको नहीं मिल रही है, और खाने वाले को चाहिए तो 1 रुपया किलो खाने वाले को महंगा मिल जा रहा है। तो दोनों संतुष्ट हैं। आखिर आज भी इस देश का 60% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है। ये मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट के सर्वेक्षण कहते हैं, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा ये कहा जाता है। तो आखिर वो 60% पॉपुलेशन, जब चावल और गेहूं महंगा होगा तो 60% खुशहाल होंगे, लेकिन 40% तो दब जाएगा जो खरीद करके खाता है उपभोक्ता। इसके नाते दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ता है। अब किसान कहता है कि हमारी कीमत नहीं मिल रही है और उपभोक्ता कहता है महंगाई है। दोनों में एक ही बात न सच होगी? दोनों बातें कैसे सच हो सकती है? स्मृति ईरानी को जानते होंगे बढ़िया से आप? खूब जानते हैं। तो जब कांग्रेस सरकार में या यूपीए 2 की सरकार थी, 1 की सरकार थी, 1 रुपये 5 पैसे 10 पैसे डीजल बढ़ता था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, यहाँ भी बढ़ता था। तो पीएमओ कार्यालय को चूड़ियाँ भेजी जाती थी, और शिवराज सिंह चौहान एमपी के भोपाल में साइकिल चलाते थे अठन्नी चौनी डीजल बढ़ने पे। आपके ऊपर कांग्रेसियों के द्वारा या सपाइयों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि आप किसी भी आवाज़ को दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कर बोलने नहीं देते? रोज मोदी को गाली दे रहे हैं ये कांग्रेसी, रोज मोदी को बुरा भला बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये सपाई। मोदी किसी की गला दबा दिए क्या? आपकी औकात नहीं है कि जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, आपके एजेंडे को मानकर चलने को तैयार नहीं है जनता, आपके आह्वान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन कांग्रेसियों और सपाइयों से तो ज्यादा समझदार हिंदुस्तान की यह महान जनता है, जो इस सारी परिस्थिति को समझती है कि मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इन कांग्रेसियों और सपाइयों के आह्वान को नकार देती है जनता। इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए आंदोलन ही नहीं कर पाते तो चिल्लाते हैं कि मोदी करने नहीं दे रहा है। मोदी को गाली देते हो, मोदी ने आपको जेल नहीं भेज दिया। अरे हम रोकते हैं आवाज, इमरजेंसी लगा करके, और सारे के सारे लोगों को ठूस दिया। जिसने इंदिरा जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति जरा सा भी उंगली उठाने का काम किया वो जेल में ठूस दिया गया। आप हमको सिखाते हो, वायना दिखाते हो कि हम आवाज दबा रहे हैं। ये कांग्रेसी सिखाते हैं, कांग्रेसी हमारी साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इनकी औकात क्या है? न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई एजेंडा है, न इनके पास जन समर्थन है। एक केवल बासी कढ़ी को उबालने का प्रयास कर रहे हैं, जो 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके पूरे देश को जातियों में बांट करके, टुकड़े टुकड़े में बांट करके संघर्ष किया गया था। आज वही काम फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस देश को, समाज को जाति में बांटना चाहते हैं। और ये सारा का सारा जो काम इन लोगों का है वो हिंदुत्व विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो, हिंदू समाज को काटो। आज मजबूत हुआ है सनातन, पूरी दुनिया के अंदर हिंदू संस्कृति का झंडा लहरा रहा है मोदी के नेतृत्व में। हर देश में, आज दूसरे देशों में, अरब कंट्रियों में जाकर के देखिए, लोग हिंदू सनातन परंपरा की तरफ वापस आ रहे हैं। पाश्चात्य देशों में जाकर के, अफ्रीकन कंट्री में आप देखिए, वहां भी आकर के लोग वापस आ रहे हैं। इससे बौखला निकली है ये ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो सारे के सारे लोग हिंदू समाज को काटने बांटने के लिए, कहीं जाति का सहारा, कहीं बिरादरी का सहारा, इसके अलावा उनके पास न
कोई कार्यक्रम है, न कोई एजेंडा है, न कोई भविष्य का विजन है। ये देश को फिर से गर्त में ले जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता को इनके इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए। और खुद समझदार है जनता, जनता बड़ी महान है, जनता का फैसला सबको स्वीकार करना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ थे जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे। लाजमी चीज़ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पुराने ज़माने से रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हर बात को बढ़िया से बखूबी से जानते हैं। राजनाथ सिंह आज कहाँ पहुँच गए, उनके साथ श्रीमान जी पले बड़े हैं, खाए पिए हैं, उठे बैठे हैं। इन्होंने बखूबी बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों देश के लिए ज़रूरी है और कांग्रेसियों की बात नहीं दबाई जा रही है। मैंने इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाया कि आप कि सरकार के ऊपर कांग्रेसी या समाजवादी पार्टी के लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आप बोलने ही नहीं देते, आप लाठीचार्ज करवा देते हैं, लेकिन इन्होंने उसको नकारा कि अब मोदी को रोज़ रोज़ गाली दी जाती है, लेकिन मोदी किसी को जेल नहीं भेजते। और इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उनके ऊपर भी बात की। और हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाना चाहेंगे।